नमस्कार। आज हम यूरोप के पश्चिमी किनारे पर बसे एक ऐसे देश की कहानी में उतर रहे हैं जिसकी पहचान अटलांटिक महासागर और उसके काफी लंबे इतिहास से जुड़ी है। हमारे पास पुर्तगाल एक विस्तृत परिचय नाम का एक स्रोत है जो हमें इस देश के कई रंगों से रूबरू कराएगा। बिल्कुल। तो चलिए इस जानकारी के सागर में क्या कहते हैं गोता लगाते हैं और देखते हैं कि पुर्तगाल के बारे में क्या खास और जानने लायक है। हाँ, ये दिलचस्प रहेगा। सोचिए, यूरोप के सबसे पुराने राष्ट्र राज्यों में से एक जिसने कभी दुनिया के अनजान कोनों तक पहुंचने के लिए समंदर को अपना रास्ता बनाया। सही। आज हम सिर्फ इसके नक्शे या तारीखों को नहीं देखेंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका भूगोल, इतिहास, इसकी अर्थव्यवस्था और संस्कृति ये सब मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है। हमारा मिशन है इस स्रोत से वो अहम बातें निकालना जो पुर्तगाल की एक गहरी समझ दें। बिल्कुल, और ये समझना वाकई जरूरी है कि पुर्तगाल का अतीत, खासकर उसका वो सुनहरा समुद्री युग, वो सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि ये आज भी उसकी रगों में दौड़ता है, उसकी पहचान को आकार देता है। ये देश सिर्फ अपने खूबसूरत तटों और शहरों के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि ये वैश्विक इतिहास की एक ऐसी कड़ी है जिसने दुनिया को बदलने में अहम भूमिका निभाई। सही कहा। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके कई दिलचस्प आयामों पर रोशनी डालती है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियादी बातों से। पुर्तगाल आखिर है कहाँ और कैसा है? मतलब यूरोप में तो है, जाहिर है, लेकिन नक्शे पर इसकी स्थिति क्या कहती है? जैसा कि स्रोत स्पष्ट करते हैं, पुर्तगाल इबेरियन प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है। इबेरियन प्रायद्वीप स्पेन के साथ? हाँ, इसके पूर्व और उत्तर में इसका एकमात्र पड़ोसी देश स्पेन है, और पश्चिम और दक्षिण में विशाल अटलांटिक महासागर इसकी सीमा बनाता है। अच्छा। और देखिए, ये भौगोलिक स्थिति ही इसकी किस्मत तय करने वाली साबित हुई। राजधानी लिस्बन है, जो एक प्रमुख सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र है। फिर पोर्टो, दूसरा सबसे बड़ा शहर है, वो अपनी वाइन और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। हाँ, पोर्टो वाइन तो बहुत मशहूर है। बिल्कुल, और कोइम्ब्रा जैसे शहर अपने प्राचीन विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध हैं। साइज के हिसाब से कैसा है? आकार के लिहाज से देखें तो क्षेत्रफल लगभग 92,212 वर्ग किलोमीटर है। मतलब भारत के किसी मध्यम आकार के राज्य जैसा समझ लीजिए। और आबादी? जनसंख्या करीब 1,03,00,000 के आसपास है। और ये अटलांटिक तट, ये सिर्फ एक सीमा नहीं बल्कि एक तरह से पुर्तगाल का दरवाजा रहा है दुनिया के लिए, है ना? निश्चित रूप से यही अटलांटिक तट इसकी पहचान का केंद्र रहा है। इसी ने इसे समुद्री यात्राओं, खोजों और व्यापार का एक नैसर्गिक केंद्र बनाया। सही। इसी वजह से इसकी संस्कृति पर समुद्र का गहरा प्रभाव दिखता है। यहाँ की आधिकारिक भाषा पुर्तगाली है। हाँ, जो सिर्फ पुर्तगाल में ही नहीं बल्कि ब्राजील और अफ्रीका में भी बोली जाती है। हाँ, बिल्कुल। ब्राजील, अंगोला, मोजाम्बिक जैसे कई देशों में बोली जाती है। ये भी इसके ऐतिहासिक विस्तार का ही नतीजा है। अच्छा, और धर्म की बात करें तो मुख्य रूप से ईसाई धर्म प्रचलित है, जिसमें रोमन कैथोलिक चर्च की प्रधानता है, और इसका असर आपको सामाजिक रीति रिवाजों और त्योहारों में भी साफ दिखेगा। तो ये तो हुई जमीन और समंदर की बात जिसने पुर्तगाल को गढ़ा, लेकिन इस जमीन पर इंसानी कहानी कैसे आगे बढ़ी? स्रोत के अनुसार इसका इतिहास तो किसी रोमांचक उपन्यास से कम नहीं लगता, खासकर वो खोज युग वाला दौर। हाँ, वो दौर पुर्तगाली इतिहास का शायद सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। स्रोत बताते हैं कि 15वीं और 16वीं सदी में पुर्तगाल ने एज ऑफ डिस्कवरी यानी खोज युग की अगुवाई की। एज ऑफ डिस्कवरी? हाँ, ये वो समय था जब यूरोप के देश दुनिया के बाकी हिस्सों से अनजान थे और समुद्री रास्ते खोजने की होड़ लगी थी। पुर्तगाल इसमें सबसे आगे था। कैसे? मतलब क्या खास था उनमें? देखिए, हेनरी द नेविगेटर जैसे राजकुमारों का संरक्षण था, और फिर वास्को डी गामा, फर्डिनेंड मैगेलन। हालांकि मैगेलन ने स्पेन के लिए यात्रा की, पर थे तो पुर्तगाली ही। ऐसे साहसी नाविकों ने अज्ञात समंदरों में उतरकर नए व्यापार मार्ग और जमीनें खोजी। और इन्हीं यात्राओं ने पुर्तगाल को एक वैश्विक शक्ति बना दिया है ना, एक छोटा सा देश और साम्राज्य दुनिया भर में फैला हुआ। कमाल है। बिल्कुल। देखते ही देखते पुर्तगाल ने ब्राजील, अफ्रीका के तटों पर अंगोला, मोजाम्बिक वगैरह और एशिया में गोवा, दमन दीव, मकाऊ जैसी जगहों पर अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए। गोवा भी तो था। हाँ, ये एक विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य था जो सदियों तक चला। जानकारी के मुताबिक भारत में गोवा पर ही इनका शासन लगभग 450 वर्षों तक रहा, जो 1961 में समाप्त हुआ। 450 साल? हाँ,
इस दौर ने पुर्तगाल को अपार धन संपदा दी और वैश्विक व्यापार पर उसका दबदबा कायम किया। लेकिन हाँ, इसका एक दूसरा पहलू भी है। उपनिवेशों का शोषण और दास व्यापार का एक स्याह पक्ष भी इससे जुड़ा है, जिसका जिक्र समझना भी जरूरी है। ये जानना दिलचस्प है कि कैसे एक देश का इतिहास इतनी ऊंचाइयों और फिर बदलावों से गुजरा। उपनिवेश काल के बाद क्या हुआ? लोकतंत्र की स्थापना का जिक्र भी है स्रोत में। हाँ, इतिहास हमेशा करवटें लेता है। 20वीं सदी पुर्तगाल के लिए काफी उथल-पुथल भरी रही। लंबे समय तक यहाँ सालाजार की तानाशाही हुकूमत रही। तानाशाही? जी, लेकिन फिर 1974 में एक बेहद महत्वपूर्ण घटना हुई, जिसे कार्नेशन क्रांति या लौंग क्रांति कहा जाता है। कार्नेशन क्रांति, ये नाम क्यों? ये एक लगभग रक्तहीन सैन्य विद्रोह था, जिसमें सैनिकों ने अपनी बंदूकों की नाल में कार्नेशन के फूल लगा लिए थे। अच्छा। और इसने तानाशाही को उखाड़ फेंककर देश में लोकतंत्र की बहाली की। ये पुर्तगाल के आधुनिक इतिहास का एक मील का पत्थर है। बिना खून खराबी की क्रांति, ये तो सुनने में ही काफी अलग लगता है। और फिर यूरोप के साथ जुड़ने का फैसला। सही कहा। कार्नेशन क्रांति के बाद पुर्तगाल ने अपने अफ्रीकी उपनिवेशों को भी स्वतंत्रता दे दी। और फिर देश ने यूरोप के साथ एकीकृत होने का रास्ता चुना। 1986 में यह यूरोपीय आर्थिक समुदाय का सदस्य बन गया, जो बाद में यूरोपीय संघ बना। तो ईयू मेंबर बन गया। हाँ, और स्रोत इशारा करते हैं कि इस कदम ने पुर्तगाल की अर्थव्यवस्था और समाज के आधुनिकीकरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इससे व्यापार बढ़ा, निवेश आया और पुर्तगाल यूरोप की मुख्य धारा का हिस्सा बन गया। तो आज की राजनीतिक तस्वीर क्या है? स्रोत बताते हैं कि यह एक संसदीय गणराज्य है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, इसका मतलब है कि यहाँ एक राष्ट्रपति होते हैं जो राष्ट्र के प्रमुख हैं और जिनका चुनाव सीधे जनता करती है, लेकिन उनके पास सीमित कार्यकारी शक्तियां होती हैं। अच्छा, असली पावर किसके पास है? सरकार का असली मुखिया प्रधानमंत्री होता है, जो संसद के प्रति जवाबदेह होता है। संसद को वहां असेंबली ऑफ द रिपब्लिक कहते हैं। ठीक है। ये एक स्थिर लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो यूरोपीय मानकों के अनुरूप है। और अर्थव्यवस्था? यूरोपीय संघ का सदस्य होने के नाते मुद्रा तो यूरो है, लेकिन कमाई के मुख्य जरिए क्या हैं? पर्यटन का जिक्र तो बार बार आता है। पर्यटन निश्चित रूप से एक प्रमुख स्तंभ है। पुर्तगाल की धूप, खूबसूरत समुद्र तट, ऐतिहासिक शहर और समृद्ध संस्कृति दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन अर्थव्यवस्था सिर्फ पर्यटन पर ही निर्भर नहीं है। कृषि भी महत्वपूर्ण है, खासकर वाइन उत्पादन में। यहाँ की पोर्ट वाइन और मडीरा वाइन दुनिया भर में मशहूर हैं। जैतून का तेल भी एक प्रमुख कृषि उत्पाद है। और वो कॉर्क वाली बात, स्रोत बताते हैं कि पुर्तगाल दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्क उत्पादक है। ये वाकई हैरान करने वाला तथ्य है। हाँ, ये पुर्तगाल की अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही अनूठा और महत्वपूर्ण पहलू है। कोक मतलब वो वाइन की बोतलों वाला? हाँ, वही। कॉक असल में कॉक ओक नाम के पेड़ की छाल होती है, जिसे पेड़ को नुकसान पहुंचाए बिना निकाला जाता है। अच्छा, पेड़ को नुकसान नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बेहद टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल उद्योग है। इस कॉक का इस्तेमाल वाइन की बोतलों के स्टॉपर से लेकर फैशन, इंसुलेशन और यहाँ तक कि एरोस्पेस उद्योग में भी होता है। अरे वाह! ये पुर्तगाल की एक खास पहचान है और निर्यात का एक बड़ा स्रोत भी। इसके अलावा कपड़ा उद्योग है, जूते, ऑटो पार्ट्स और नवीकरणीय ऊर्जा, खासकर पवन और सौर ऊर्जा, इन क्षेत्रों में भी काफी काम हो रहा है। और हाँ, अटलांटिक तट पर होने के नाते मछली पकड़ना और सी फूड प्रोसेसिंग भी एक पारंपरिक और महत्वपूर्ण उद्योग है। कमाल है। कॉक से लेकर नवीकरणीय ऊर्जा तक काफी विविधता है। चलिए अब जरा लोगों और उनकी संस्कृति की तरफ रुख करते हैं। पुर्तगाली संस्कृति की क्या खासियतें हैं? स्रोत में फाडो संगीत का जिक्र है। ये क्या है? फाडो पुर्तगाली संस्कृति की आत्मा की तरह है। ये एक तरह का लोक संगीत है जो अक्सर गिटार की धुन पर गाया जाता है। लोक संगीत? हाँ, इसकी धुनें उदास, गहरी और भावनात्मक होती हैं, जिनमें अक्सर सौदादे का भाव झलकता है। सौदादे, ये क्या होता है? सौदादे एक ऐसा पुर्तगाली शब्द है जिसका सटीक अनुवाद मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब है किसी चीज, जगह या व्यक्ति की गहरी याद, एक मीठी उदासी, एक तरह की नॉस्टैल्जिया। अच्छा, नॉस्टैल्जिया जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। माना जाता है कि ये भाव उन नाविकों की पत्नियों और परिवारों की भावनाओं से जुड़ा है, जो लंबे समुद्री सफर पर निकल जाते थे और पीछे रह जाने वाले उनकी वापसी का इंतजार करते थे। ये तो काफी गहरा लगता है। हाँ, ये संगीत आज भी लिस्बन के पुराने इलाकों में सुना जा सकता है और यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भी शामिल है।
अच्छा, यूनेस्को हेरिटेज भी है। हाँ और खान पान, जाहिर है समंदर पास है तो सी फूड अहम होगा। बिल्कुल। सी फूड पुर्तगाली खाने का राजा है, खासकर बाकालाओ। बाकालाओ, हम्म ये क्या चीज है? ये सूखी और नमकीन कॉड मछली होती है। कहते हैं कि बाकालाओ बनाने की 365 से भी ज्यादा रेसिपीज हैं, साल के हर दिन के लिए एक। हर दिन के लिए एक? वाह। हाँ। सार्डीन मछली भी बहुत लोकप्रिय है, खासकर गर्मियों में ग्रिल करके खाई जाती है। इसके अलावा यहाँ के स्ट्यूज हैं, सॉसेज हैं, सूप भी काफी पसंद किए जाते हैं। और मीठे के बिना तो बात अधूरी रह जाएगी। क्या कुछ खास है? हाँ, पुर्तगाली मीठे के भी शौकीन होते हैं। पेस्टल डे नाटा। हाँ, ये तो मैंने सुना है। वो कस्टर्ड वाली टार्ट? बिल्कुल वही। ये एक कस्टर्ड टार्ट है जो दुनिया भर में मशहूर हो गया है। हर कैफे और बेकरी में ये मिल जाएगा। इसके अलावा भी कई तरह की पेस्ट्री और पुडिंग यहाँ की खासियत है। अच्छा। और लोग कैसे होते हैं आमतौर पे? जानकारी के अनुसार पुर्तगाली लोग आमतौर पर शांत, मेहमान नवाज और परिवार को बहुत महत्व देने वाले माने जाते हैं। जीवन की गति थोड़ी धीमी और सुकून भरी महसूस हो सकती है, खासकर बड़े शहरों के बाहर। और एक चीज जो संस्कृति का अहम हिस्सा बन गई है, वो है फुटबॉल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम कौन नहीं जानता? निश्चित रूप से। फुटबॉल पुर्तगाल में एक धर्म की तरह है। धर्म की तरह? हाँ बिल्कुल। यहाँ के क्लब जैसे बेनफिका, पोर्टो, स्पोर्टिंग लिस्बन के लाखों प्रशंसक हैं और राष्ट्रीय टीम की सफलता पर पूरा देश झूम उठता है। ये खेल राष्ट्रीय गौरव और पहचान का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया है। ये जानकर भी आश्चर्य हुआ कि स्रोत बताते हैं कि पुर्तगाली भाषा के कुछ शब्द जैसे अलमारी, साबुन, बटन, चाबी, फीता, ये भारतीय भाषाओं में भी इस्तेमाल होते हैं। हाँ होते हैं। ये उपनिवेश काल के सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक सीधा सबूत है ना? हाँ, ये भाषाई लेनदेन इतिहास के गहरे संपर्कों का एक जीवंत उदाहरण है। जब दो संस्कृतियां इतने लंबे समय तक संपर्क में रहती हैं, तो भाषा, खान पान, रीति रिवाजों का आदान प्रदान होना स्वाभाविक है। सही। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास सिर्फ घटनाओं का लेखा जोखा नहीं, बल्कि लोगों और संस्कृतियों के बीच के रिश्तों की कहानी भी है। अब आते हैं उस पहलू पर जो शायद बहुत से लोगों को पुर्तगाल खींच लाता है, घूमना फिरना। स्रोत में किन खास जगहों का जिक्र है? सूची काफी लंबी और आकर्षक है। राजधानी लिस्बन अपने ऐतिहासिक अल्फामा जिले, सेंट जॉर्ज कैसल, शानदार जेरोनिमस मठ और बेलम टॉवर के लिए प्रसिद्ध है। और वो पीली ट्रैम। हाँ, यहाँ के पुरानी पीली ट्रैम में घूमना अपने आप में एक अनुभव है। फिर पोर्टो शहर है, डोरो नदी के किनारे बसा हुआ, वाइन वाला शहर। हाँ, और अपने रंगीन रिवरसाइड जिले रिबेरा, लुइस प्रथम ब्रिज और जाहिर है पोर्ट वाइन सेलर्स के लिए जाना जाता है। वहाँ आप वाइन चख सकते हैं, खरीद सकते हैं। और शहरों के अलावा प्रकृति और तटों का भी जिक्र है। हाँ, दक्षिण में अलगार्वे क्षेत्र, वो अपने सुनहरे रेतीले समुद्र तटों, चट्टानी गुफाओं और गोल्फ कोर्स के लिए यूरोप भर में मशहूर है। अच्छा, गोल्फ भी? हाँ, ये धूप सेकने और समुद्री खेलों के लिए पसंदीदा जगह है। फिर लिस्बन के पास ही सिंत्रा है। सिंत्रा? हाँ, इसके बारे में सुना है। वो तो किसी सपनों की दुनिया जैसा लगता है। यहाँ पहाड़ों पर बने रंगीन महल है, जैसे पेना पैलेस। हाँ, तस्वीरें देखी हैं, बहुत खूबसूरत। और रहस्यमयी किले और बाग बगीचे पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। और वो द्वीप समूह मिडीरा और अजोरेज, वो कहाँ हैं? वो अटलांटिक महासागर में स्थित पुर्तगाल के स्वायत्त क्षेत्र हैं। मेडीरा अपनी फूलों की विविधता, लेवाडा? हाँ, ये प्राचीन सिंचाई नहरें हैं जिनके किनारे हाइकिंग ट्रेल्स बने हुए हैं। और अपनी मडीरा वाइन के लिए जाना जाता है। अच्छा। और अजोरेज 9 ज्वालामुखी द्वीपों का समूह है। ज्वालामुखी द्वीप? हाँ, जो अपनी नाटकीय प्राकृतिक सुंदरता, वेल वॉचिंग, गर्म पानी के चश्मों और हरे भरे परिदृश्यों के लिए प्रकृति प्रेमियों और एडवेंचर के शौकीनों के लिए स्वर्ग माना जाता है। वाह। स्रोत ये भी बताते हैं कि फातिमा शहर एक महत्वपूर्ण कैथोलिक तीर्थ स्थल है। फातिमा? हाँ, माना जाता है कि वहाँ वर्जिन मैरी प्रकट हुई थीं और यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। तो ऐसा लगता है कि पुर्तगाल में हर तरह के यात्री के लिए कुछ न कुछ है। लेकिन पर्यटन की सफलता के पीछे क्या सिर्फ सुंदरता ही है? स्रोत कुछ और कारणों पर भी रोशनी डालते हैं। हाँ, सुंदरता के अलावा कई और कारक हैं। जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, पुर्तगाल को यूरोप के सबसे सुरक्षित देशों में गिना जाता है। सुरक्षित होना तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। यहाँ का जीवन अपेक्षाकृत सस्ता है, खासकर पश्चिमी यूरोप के अन्य देशों की तुलना में। सस्ता भी है। हाँ, और हाल के वर्षों में ये डिजिटल नोमैड्स के लिए एक हॉटस्पॉट बन गया है। तो जीवन शैली, अच्छी कनेक्टिविटी और विशेष वीजा विकल्प प्रदान करता है।
यानी आधुनिक जरूरतों के हिसाब से भी पुर्तगाल खुद को ढाल रहा है। बिल्कुल। पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान दिया जा रहा है, खासकर नवीकरणीय ऊर्जा और टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देकर। शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा प्रणाली की बात करें तो कोइम्ब्रा विश्वविद्यालय, जैसा कि पहले जिक्र हुआ, यूरोप के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है, जो पुर्तगाल की एकेडमिक विरासत को दर्शाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं भी अच्छी मानी जाती हैं। और यहाँ कई यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जो देश की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को प्रमाणित करते हैं। ये सब मिलकर पुर्तगाल को सिर्फ एक खूबसूरत जगह ही नहीं, बल्कि रहने और काम करने के लिए भी एक आकर्षक देश बनाते हैं। तो इस सारी बातचीत और स्रोत से मिली जानकारी को समेटें तो पुर्तगाल की मुख्य तस्वीर क्या उभरती है? हमने देखा कि ये एक ऐसा देश है जिसका इतिहास समंदर से जुड़ा है, जिसने दुनिया की खोज में अहम भूमिका निभाई। हाँ, ये आज भी कॉर्क जैसी अनूठी चीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। सही। इसकी संस्कृति में फाडो संगीत की उदासी भी है और फुटबॉल का जुनून भी, बकलाव का स्वाद भी है और पेस्टल डी नाटा की मिठास भी। बिल्कुल। और हाँ, ये ऐतिहासिक शहरों से लेकर शानदार तटों और द्वीपों तक एक बेहद विविध और खूबसूरत पर्यटन स्थल है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। पुर्तगाल अतीत और वर्तमान का एक आकर्षक संगम है। इसका एक गौरवशाली, यद्यपि जटिल, समुद्री और औपनिवेशिक इतिहास रहा है, और आज ये एक आधुनिक, लोकतांत्रिक और यूरोपीय राष्ट्र है। इसके वैश्विक संबंध, चाहे वो सदियों पुराने खोज युग से उपजे हों या आज के पर्यटन, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान से, इसे दुनिया के नक्शे पर एक खास पहचान देते हैं। सही कहा। स्रोतों से मिली जानकारी इसके इन्हीं विविध रंगों को इतिहास की गहराइयों से लेकर अर्थव्यवस्था की बारीकियों और संस्कृति की जीवंतता तक बहुत अच्छी तरह सामने लाती है। ये दिखाता है कि कैसे एक अपेक्षाकृत छोटा देश भी वैश्विक मंच पर अपनी एक अलग और महत्वपूर्ण जगह बना सकता है। पुर्तगाल की संक्षिप्त लेकिन गहरी पड़ताल में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है इस देश के बारे में आपको कुछ नई और दिलचस्प बातें जानने को मिली होंगी, जो शायद आपकी अगली यात्रा की योजना बनाने या दुनिया को थोड़ा और समझने में मदद करें। और जाते जाते एक विचार आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। पुर्तगाल ने सदियों पहले भौतिक दुनिया को जोड़ने के लिए समुद्री रास्ते खोजे थे, जिसने वैश्विक संपर्क और आदान प्रदान का एक नया युग शुरू किया। हाँ, वो खोज योग। बिल्कुल। आज की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में, जहां जानकारी और लोग पलक झपकते ही हजारों मील का सफर तय कर लेते हैं, पुर्तगाल के इस लंबे ऐतिहासिक अनुभव से, जिसमें सफलताएं भी हैं और जटिलताएं भी, हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच बेहतर समझ, सम्मान और सहयोग बनाने के बारे में क्या सबक सीख सकते हैं?